बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जामे कराची में होने वाले खुदकुश धमाके की तफ्तीश में नया मोड़ आ गया है। खुदकुश हमलावर को खातून सहूलतकार ने मदद फराहम की। वाक़ये की नई CCTV में सब सामने आ गया। नई सामने आने वाली CCTV फुटेजेस ने तहकीकात का रुख ही मोड़ दिया। इस हमले में खातून तन्हा नहीं थी, बल्कि उसे एक और खातून सहूलतकार की मदद भी हासिल थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि खुदकुश हमलावर अकेली रिक्शे में सवार होकर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के सामने पहुंचती है। रिक्शे से उतरकर चंद कदम आगे जाती है तो सफेद स्कार्फ पहनी सहूलतकार खुदकुश हमलावर के पास जाती है। चंद मिनट दोनों में कुछ बातचीत होती है और फिर खातून खुदकुश हमलावर सड़क की दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। 9 मिनट तक खुदकुश हमलावर वैन का इंतजार करती है। सफेद स्कार्फ पहनी खातून को पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। तफ्तीशी हुकाम ने सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून सहूलतकार की तलाश शुरू कर दी है। खुदकुश हमलावर के बारे में मालूमात जमा कर ली गई है। हमलावर का नाम शारी बलोच था और वो जूलॉजी में MPhil कर रही थी, जबकि उसका शोहर डेंटिस्ट है और घराना आला तालीम याफ्ता है। तफ्तीशी हुकाम ने जामिया के खातून हॉस्टल में मौजूद खवातीन के बारे में मालूमात जमा करना शुरू कर दी हैं। जामिया में मौजूद खवातीन का हॉस्टल चीनी असातिज़ा के हॉस्टल के बिल्कुल सामने वाक़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जामिया कराची धमाके के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज कराची पहुँचेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला है, मुजरिमों को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाएंगे। कराची धमाके से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला का मुजरिमान को निशान इबरत बनाने का आज़म। वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला है, पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा, वज़ीर दाखिला की जानिब से वाज़े कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज कराची जा रहा हूँ, मामला खुद देखूँगा, हक़ाइक़ मालूम करूँगा, बारीक बीनी से हर पहलू की जाँच पड़ताल की जाएगी। वाक़ये की तहकीकात से चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह भी रखेंगे। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए DIG CIA की सरबराही में 4 रुकनी टीम बना दी गई है। वाक़ये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है। इसी हवाले से बात करेंगे, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या दीगर तफसीलात सामने आ रही हैं इससे मुतालिक? देखिए, मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। वैन धमाके को अब तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, लेकिन तहकीकाती इदारे अब तक ये नहीं पता लगा सके हैं कि खातून सहूलतकार कौन थी, शाजी बलोच के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था, और जो रक्षा ड्राइवर इसने उसको खातून को यहाँ पर उतारा था वो कौन है, कहाँ से उसको पिक किया गया है। तहकीकात का सिलसिला तो जारी है और तहकीकाती टीम भी बना दी गई है। 4 रुकनी टीम के सरबराह जो है DIG CIA हैं। इसके अलावा इस कमेटी को हेड भी वही करेंगे। SSP ईस्ट, SSP AVCC और SSP मलिर जो है टीम का हिस्सा होंगे। ये टीम जो है खुसूसी तौर पर इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जाया बगवा को कॉर्डन कर दिया गया है। जो टेंट्स आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यूनिवर्सिटी में आज छुट्टी है और जिन गेट्स पर जो आम यहाँ की जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो आ रहे हैं, उनको सख्त चेकिंग के बाद अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। ये सिक्योरिटी लैब से खातून 4 दिन तक इस जगह का रेकी करती रही, लेकिन जो यहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको कानो कान खबर तक ना हुई। तो अभी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है और जियो फेंसिंग भी इस वाक़े की जगह की करवा ली गई है, कोऑर्डिनेट हासिल कर लिए गए हैं। ताहम अब तक कोई कंक्लूसिव चीज़ सामने नहीं आ सकी है। जी, शाहनवाज अली कादरी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं नए आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन के तहत अपने वक्त पर होगा। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी बता दिया कि नैब को ख़त्म करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से बड़ी बैठक में बड़ी बातें कर दी। कहा नए आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन के मुताबिक और अपने वक्त पर होगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए बोले फौज का किरदार दिफा ही नहीं, आलमी और दाखिली अमन के लिए भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। साबिक हुकूमत के खात्मे के लिए गैर मुल्की साजिश के इल्जाम पर कहा तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील ज़ेर गौर है। साथ ही वजाहत कर दी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हर इबाहम दूर हो चुका कि कोई साजिश हुई ही नहीं।
वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने का बड़ा बयान भी दे दिया। कहा बढ़तबाजी पर हम यकीन नहीं रखते। इमरान हुकूमत ने तो सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों तक को मुनासिब मकाम नहीं दिया। जबकि एटमी धमाके करने के लिए नवाज शरीफ ने भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन शाइस्तगी के साथ। ना तो अपने मफादात पर कोई समझौता करेंगे और ना ही अमेरिका से दुश्मनी। वजीर आजम ने कहा नैब से मुताल्लिक कारोबारी तबके और सरकारी अफसरों के तहफ़्फ़ुज़ात का इल्म है, फिर भी नैब को खत्म करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। निज़ाम इंसाफ के हवाले से कहा सबके साथ मुशावरत से फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस बड़े मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। वाफिर पैदावारी सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग साबिक हुकूमत की नाअहली करार दी और कहा सब्सिडी के बगैर सस्ती चीनी अब भी तो अवाम को फराहम की जा रही है। साबिक हुकूमत को अवाम की फिक्र होती तो वो भी ऐसा कर सकती थी। और अभी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने आज वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं बैरूनी साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। आइन, जमहूरियत और पार्लियामान पर हमले की तहकीकात भी होनी चाहिए। हमने जमहूरी हथियार अपना, अदम एतमाद का हथियार अपना उस सिलेक्टेड शख्स को घर बेच दिया है। ये नहीं हो सकता कि मुल्क और कौम के सामने आइन टूटा, आइन शिकनी हो और उसको हम कॉल आउट ना करें, उसका कोई सजा ना। हम इस हमला जो हमारा आइन पे हमला था, हमारा जमहूरियत पे हमला था, हमारा पार्लियामान पे हमला था, इसका तहकीकात होना चाहिए। ये इसी एक शख्स की वजह से हमारा मुल्क के तमाम इदारे मुतनाज़ा बन चुके हैं। खान साहब की बयानिया में कभी सच नहीं होता। जहाँ तक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको काफी नुकसान हुआ है इस किस्म की हरकत से, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन में मेरा ज़ाती कोई एतराज नहीं होगा। जो हमले, जो नुकसान खान साहब ने इलेक्शन सिस्टम पे किया है, सबसे पहले हमने वो वी हैव टू अनडू द डैमेज डन बाय इमरान खान टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम। हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब। इंशाल्लाह ताला कल मैं इस्लामाबाद पहुंच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाल्लाह ताला खुद बनूंगा ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मसाइल के हल निकाल सकें। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं कर सकते। साजिश करने वालों को पैगाम देंगे कि किसी के गुलाम नहीं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम लीग नून का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं जब एक बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में के लिए। डाकुओं को भी हम बताना चाहते हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा, पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बिठाया, अमेरिका को भी। ये एक आजाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है। और मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोली, आज कौम की नाअहल इमरान खान से जान छूट गई है। जब दिखाने के लिए कारकर्दगी ना हो तो साजिशी खत लाना ही पड़ता है। मरियम नवाज ने मशवरा दिया कि सियासत इमरान खान के बस की बात नहीं, वो क्रिकेट खेलें। चोर और चोरनी की हुकूमत से आपकी जान छूटी, आपको मुबारक हो बेटा इमरान खान। जब आवेगा से लक पता जाएगा, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेटा शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन गया, बैठो अपने जख्म चाटते रहो, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकता, उस पे लिखा हुआ है नंबर पूरे ना हो तो साजिश होती है। कारकर्दगी का खाना खाली हो तो खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। अगले 22 साल ये साजिशी खत लेके फिरता रहेगा। खान साहब रोना धोना बंद करो, मर्दों की तरह मुकाबला करना सीख जाओ। जब भी मुकाबला करने की बारी आई इसने मैदान से ही दौड़ लगा दी। तुमने ये तोहफे नहीं बेचे, तुमने दूसरे मुल्क
मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेचा। एक सरकारी अफसर ने जो यूनिफॉर्म में था उसने आपसे हीरो के सेट के बारे में सवाल किया तो इमरान खान साहब ने उसको कहा कि ऑफिसर यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। एक दफा फिर ऐलानात कर रहा है कि इस्लामाबाद में मार्च करो, इस्लामाबाद में चढ़ाई करो, उठो और इस जैसे इंसान से अपने मुल्क को बचाओ। बचाओगे ना? लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब या उनके नुमाइंदे को 28 अप्रैल तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने की हिदायत कर दी है। फैसले में करार दिया है कि हमजा शहबाज से हलफ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब का हल्फ, गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक जिम्मेदारी पूरी करें। सदर पाकिस्तान वज़ीर आला के हल्फ के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी ने कहा कि हाई कोर्ट ऑफिस आज ही तहरीरी फैसले की कॉपी सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब को अरसाल करे। हमजा शहबाज ने फैसले से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए करार दिया कि मुझे अदालत आलिया से अच्छे की उम्मीद है। 3 हफ्ते होने को है सबसे बड़े सूबे को बगैर वज़ीर आला के चलाया जा रहा है। सदर साहब को और गवर्नर को गोश्त के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। अहाता अदालत में लीगी रहनुमा अता तालड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का दफ्तर खाली हो तो फौरी इलेक्शन के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद करवानी होती है। जो एक आईनी बहरान पिछले 25 दिन से चल रहा था, आज वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अदालत ने हमजा शहबाज की हल्फ लेने की दरख्वास्त निपटाते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और अभी खबर यह है कि पंजाब असेंबली के 28 अप्रैल को होने वाले इजलास के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। इजलास के दौरान अरकान असेंबली के ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने और मेहमानों का असेंबली में दाखिला बंद होगा। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, पहले वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती क्योंकि इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं? जी बिल्कुल, अभी ये तो नहीं कह सकते कि ये पहले वाली पोजीशन होगी या नहीं होगी, लेकिन बाकायदा तौर पर तर्जुमान पंजाब असेंबली की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया कि पंजाब असेंबली का कल जो होने वाला इजलास है वो सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में ना ही किसी मेहमान को अंदर जाने की इजाजत होगी, ना ही किसी के मोबाइल फोन को अंदर लेके जाने की इजाजत होगी, ना ही अरकान असेंबली अपने मोबाइल फोन ईवान के अंदर लेके जा सकेंगे और तमाम मोबाइल फोन जो है वो सिक्योरिटी हमले के बाद जमा कराने होंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ख्वातीन अरकान असेंबली अपने हैंड बैग्स में सिक्योरिटी हमले को जमा कराएंगी, वो भी अंदर नहीं लेके जा सकती और ईवान में लेडीज हैंड बैग्स ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अभी सिर्फ पंजाब असेंबली का जो कल होने वाला इजलास है इसका एजेंडा आना बाकी रह गया है और लग ये रहा है कि अगर उसका एजेंडे के अंदर वज़ीर आला के इंतखाब की बात आ गई तो फिर वही मामला होगा जो 16 अप्रैल को हो चुका है। तो अभी जो इब्तदाई SOPs जारी हुए हैं उसके अंदर तो मेहमानों के दाखिले और मोबाइल फोन और जो हैंड बैग्स हैं क्योंकि ख्वातीन को जरूरी होता है हैंड बैग, उसके बावजूद उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अब देखिए आगे की होता क्या है, लेकिन कल हंगामा गेज लग रहा है कि पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसके लिए बिल्कुल यही तवक्को भी की जा रही है कि हंगामा खेज इजलास होगा। एजेंडा आना भी बाकी है और SOPs जारी कर दिए गए हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका आसिम। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज लाहौर में पार्टी इजलास बुला लिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। सूरत हाल की रोशनी में सियासी और कानूनी लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा इस बारे में। कुछ देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर के लिए रवाना होंगे और पंजाब के बड़ों का इजलास आज लाहौर में तलब किया गया है। पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से 3 बजे ऐवान वज़ीर आला में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास होगा जिसमें उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शिरकत करेंगे। दीगर ओहदेदार भी इस इजलास में मौजूद होंगे। इसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में सूरत हाल की रोशनी में सियासी और कानूनी लाए अमल भी मुस्तकबिल का इख्तियार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। अब यहाँ खबर यह है कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया है। उस्मान खान से बात करेंगे। उस्मान, क्या बताया गया है?
آج دیکھیں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اب تک اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، جیسے کہ آٹا اور چینی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم دیا، 27 میں سے 20 پاور پیداواری پلانٹس چلانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح میٹرو بس منصوبے کو 4 دن میں چلایا گیا اور جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے اس کی تعمیر کی رفتار بڑھائی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشگوار کچھ لاکھ شرح کو 2 سے 4 رویا اور پھر اگلے مرحلے میں 6 رویا کرنے کی سیکشن 1 اور 2 کا سمیت بنیاد رکھا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ کے لیے راولپنڈی اور ملتان کراچی کی طرز پر میٹرو چلانے کی پروجیکٹ بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے غریب ترین 5 لاکھ لوگوں کو بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام سے امداد دینے کا اعلان کیا اور مریم اورنگزیب کے مطابق عمران صاحب اسے کہتے ہیں عملی خدمت پاکستان سپیڈ کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان خان۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے جلد الیکشن نہ ہونے کی صورت میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا 30 مئی سے پہلے الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو صورتحال کے ذمہ دار حکمران ہوں گے۔ ساری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہو جائے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، الیکشن کو اب نہیں روکا جا سکتا۔ یہ سارے الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے، آج یہ سارے الیکشن سے بھاگیں۔ اس ملک کو اگر خانہ جنگی سے بچانا ہے، خون ریزی سے بچانا ہے، اپنے احترام کو برقرار رکھنا ہے، یہ 30 مئی سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں، ورنہ عمران خان کال دے گا الیکشن اور ورنہ اگر جو خون ریزی ہوگی، جو تشدد ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں چاہے، لیکن چوروں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بچے کو پتا ہے کہ ان 18 پارٹیوں کو کنہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور منی لانڈر یہ جا رہے ہیں مکہ مدینے اور سرکاری خرچوں پہ 250-300 لوگوں نے 1 گھنٹے میں ECL سے نام کٹوایا ہے۔ انہوں نے بھاگنا ہے۔ ہماری پوزیشن جو ہے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان بے وقوفوں کی وجہ سے لوگ غیرت کھا گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے مسائل پر۔ سندھ سرکار اور واٹر بورڈ کی لاپرواہی، کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں پانی کی قلت پر مکین پھٹ پڑے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی حفیظ۔ خالی بالٹی رہے گھوم رہے، پانی نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پانی کے بغیر تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا۔ ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ جن کے گھر پانی نہیں آ رہا انہیں کیا مشکلات ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں انہی مکینوں کی زبانی۔ ووٹ مانگنے تو سب آگے آتے ہیں، جب کام کا ٹائم آتا ہے تب کوئی بھی آگے نہیں ہوتا۔ اتنا مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں بوتلیں بھر بھر کے نیچے سے اوپر لا رہے ہیں، 5ویں فلور پہ رہتے ہیں، اتنا ہی مشکل ہو رہی ہے، صبح شام پانی بھرنا پڑ رہا ہے۔ کپڑے دھونے کا مسئلہ، پکانے کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ سب سے زیادہ، اور ہر جگہ اب کبھی ہم روز آنا ہمارے یہاں ٹینکر آ رہے ہیں، ہم اتنے امید تو نہیں کہ وہ ٹینکر کے پانی دے دے کے پھر ہمیں کیا فائدہ۔ گلشن اقبال میں پورا 1 مہینہ ہو گیا، یہاں کے ریزیڈنٹ حبیب بلیسنگ اور ساتھ میں جتنے بھی مکین ہیں ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، شدید ترین تکلیف میں ہیں۔ پانی کے بغیر تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ بتائیے، ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھے، پانی نہیں ہے، یہ دیکھیں۔ اتنی پریشانی ہے کہ پانی کا قطرہ گھر میں نہیں ہے، نہ رمضان ہے، ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اس چیز کا کہ رمضان ہے، تو اس کے بیس کے اوپر کم از کم رحم کریں ہمارے اوپر، یہ یہاں کی حکومت ہے کیا ہے۔ ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، عبادتوں میں خلل پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کے دل سے پھر بدعا نکلتی ہے۔ مجبور ہو گئے لوگ، خالی بالٹی رہے گھوم رہے، پانی نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے میں لوگ وضو کریں، نماز کے لیے جائیں، لوگوں کی نمازوں کو دھیان ہٹا کے انہوں نے اس طرف لگا دیا۔ واٹر بورڈ والے اور یہ وزیر بلدیات اور فلانا اور یہ شور تو اتنا زمانے بھر کا کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو اور اس کراچی کے لیے ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، ہماری ایسی تیسی کی خواتین ہو یا مرد سبھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار گلشن اقبال میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर सस्ते आटे और घी के स्टॉल्स लगा दिए गए। आटा और घी की क्या कीमत है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की हिदायत पर कराची के मुख्तलिफ अजला में सस्ते आटे और तेल घी की जो फराहमी है वो शुरू की जा चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी के एक बाज़ार में, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आवाम की सहूलत के लिए ये खुर्दनी ऑयल है और ये घी का पैकेट है। ये 410 रुपये फ़ी लीटर उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, 70 रुपये रियायत के साथ। और इसी तरह आटा है 10 किलो का थैला जो 400 रुपये में दस्तयाब है और ये पूरा ट्रक यहाँ पर मौजूद है। 2 ट्रक अब तक यहाँ से जा चुके हैं। और इसके अलावा ज़िला कोरंगी और ज़िला मलिर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में ये सहूलत फ़राहम की जा चुकी है, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे भी इस पूरे अमल की निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले गाहक अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल घी और आटे की ख़रीदारी कर रहे हैं और जा रहे हैं। ज़्यादातर ग्राहकों से जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनकी ख्वाहिश यही है कि रमज़ान के बाद भी कीमतें कम रखी जाएँ ताकि गरीब तबका ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सके। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लीमू के दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ख़रीदार ही नहीं दुकानदार भी सख्त परेशान हैं। जुड़वा शहरों में तीखे लीमू पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 800 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। लीमू की तुर्शी अक्सर अफराद की मनपसंद होती है, लेकिन इन दिनों वही अवाम के जायकों में कड़वाहट घोलने लगी। हरे और पीले रंग के छोटे छोटे लीमू जायके नहीं, कीमत में भी हैं बड़े तीखे। इस्लामाबाद की बड़ी मंडी में मियार के हिसाब से 3 किस्म के लीमू मौजूद हैं। एक 250 रुपए किलो, दूसरे 600 और तीसरे होलसेल पर 800 रुपए फ़ी किलो। नींबू की पेटी आ रही है 6 से 7 हज़ार तक, 8 हज़ार की भी है और इसका रेट 500 से लेके 800 रुपए तक हाईएस्ट रेट जो चल रहा है। ठेले और छोटी दुकान वाले कहते हैं ग्राहक कीमतें खरीद देने पर भी तैयार नहीं होते। अच्छा नींबू 700-800 रुपए किलो बोली में मिलते थे, किसी को 700-800 बताओ बोलते ओफ क्यों इतना महंगे। मजबूरी की सूरत में लोगों के पास म्यार पर समझौते के सिवा कोई चारा नहीं होता। नींबू भी क्वालिटी भी बहुत लो क्वालिटी है। इससे पहले जो हम नींबू लिया करते थे वो तकरीबन 80-100 रुपए पर केजी हम लेते थे, लेकिन जब रमजान शुरू हुआ है तो इसका रेट बढ़ गया है। लीमू आखिर अवाम की पहुंच से दूर क्यों हुआ? इसकी वजह सिंध से मुकम्मल पैदावार शुरू न होना और रमजानुल मुबारक के बायस कीमत में इजाफा है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और कराची वाले ईद पर सख्त गर्मी से निमटने की तैयारी कर ले। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। डीजी मेट सरदार सरफराज के मुताबिक दादू, नवाबशाह और लाड़काना समेत अंदरून सिंध इस वक्त हीट वेव की जद में है। कराची का वेदर तो वही हॉट एंड ह्यूमिड है। आज 35 से 37 तक जा सकता है टेम्परेचर, 36 या 37 मैक्सिमम। और आने वाले कल को 1-8 डिग्री बढ़ सकता है 37 या 38 और परसों फिर 39 तक जा सकता है। तो अगले जो दिन हैं 2-3 उसमें एक तरह से खासकर 29-30 और पहली 29-30 अप्रैल और फिर पहली मई, ये 2 से 3 दिन गर्म ज़्यादा गर्म होंगे। उसमें 38 प्लस चला जाएगा टेम्परेचर। और साथ में चूंकि ह्यूमिडिटी एवरेज 40-45% ही चल रही होती है तो उसकी वजह से गर्मी फील ज़्यादा होती है। तो जनरली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। हीट वेव की सूरत हाल कराची में नहीं होगी, अलबत्ता बाकी इंटीरियर सिंध में है। और सख्त धूप में घने सायेदार दरख्तों की ठंडी छांव किसी नेमत से कम नहीं होती। गर्मियों की दोपहर में ये दरख्त शहरियों को कितना सुकून देते हैं, बता रहे हैं साद साबरी अपनी रिपोर्ट में। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हर सू फैली हो और दूर दूर तक कोई सायबान ना हो, ऐसे में घने सायादार दरख्त कुदरत के अनमोल तोहफे की शक्ल में राहत फराहम करते हैं। तेज धूप में रिस्क की तलाश में मौसम की सख्तियों का मुकाबला करने वालों के लिए इन दरख्तों की ठंडी ठंडी छांव थकन का एहसास मिटा देती है। बहुत गर्मी था, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। यहाँ से गुजरा था, दरख्त के नीचे बैठ गया था
माशाल्लाह बहुत सुकून मिल गया। हर जगह पौधे दरख्त लगाने चाहिए ताकि ठंडी छाएं हो। कोई भी मजदूर गरीब आने जाने वाला इसके नीचे बैठ के जो है ना सुकून थोड़ी देर के लिए ले लेता है। बाहर निकलते तो गर्मी का एहसास होता है हमें। अब यहाँ देखो ठंडी हवा बैठो तो कितना यानी एंजॉय भी कर रहे हो, लुत्फ भी आ रहा है। शहरी अपनी गाड़ियों को गर्मियों के दोपहर की सख्त धूप से बचाने के लिए भी इन दरख्तों की तलाश में रहते हैं। दरख्तों की पार्किंग हो तो उससे ज़्यादा सुकून मिलता है, गाड़ी की सेफ्टी भी है, हमारी भी सेफ्टी है। ज़्यादातर हम वही देखते हैं, दरख्त मिल जाए, कोई छाँव वाली जगह मिल जाए। धूप में खड़ी करना तो एक अजाब ही होता है ना हमारे लिए। गर्मी के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं और शदीद धूप के अंदर, क्यों पेट्रोल की गाड़ियों की आग भी पकड़ लेती है। और हम रक्षा चला रहे हैं, हमें भी साए की ज़रूरत पड़ती है, कहीं दरख्त हो कहीं बैठे हैं वहाँ गाड़ी लगा दें ताकि गाड़ी गर्म ना हो। कराची जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को दरख्तों की कमी के बाइस माहौलियाती आलूदगी का सामना है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर की फिजा को साफ और शफाफ रखने के लिए 2 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। दरख्तों की अहमियत का अंदाजा सही मायने में गर्मियों के मौसम में होता है। शहरी कहते हैं सायादार दरख्तों की ठंडी ठंडी हवा का कोई मुकाबला नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी समा, कराची। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि मरियम नवाज ने उम्रे के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी है। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली है, जबकि मरियम नवाज के वकील ने पेश होकर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद, फिर नहीं जा रही हैं ये उम्रे के लिए? जी बिल्कुल, जो है वो उम्रे के लिए पासपोर्ट लेने की दरख्वास्त जो है वो मरियम नवाज ने वापस ले ली है। तमाम जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत से जो है वो दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज की जो उम्रे पर रवानगी के लिए दायर दरख्वास्त जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं, इस पर दलाइल नहीं देना चाहते। जिस पर जो है वो अदालत ने अमजद परवेज के बयान की रोशनी में कार्रवाई करते हुए जो मरियम नवाज की दरख्वास्त है उसको वापस करने की बुनियाद पर जो है वो निपटा दिया है। ताहम जो है वो मरियम नवाज इससे कबल 27 अप्रैल को जो है वो उम्रे पर रवानगी के लिए अदालत पर आई थी और अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 27 अप्रैल को रमज़ान के महीने में सऊदी अरब जो है वो उम्रा के लिए जाना चाहती हूँ। अदालत लाहौर हाई कोर्ट की तहवील में जो मेरा पासपोर्ट है उसको वापस करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मरियम नवाज के वकील के बयान की रोशनी में तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया अरशद अली। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।